नमस्कार, अभिवादन, अभिनंदन एवं सभी को मेरा प्रणाम। संस्कार मूल्यों के महायज्ञ की इस महायात्रा में हेमा फाउंडेशन की ओर से मैं अनीता सुशील महेश्वरी, ट्रस्टी एवं क्रिएटिव डायरेक्टर, अभय, जिज्ञासा, प्रगति प्रेम, आत्मविश्वास और इन सबकी अभूतपूर्व सफलता के बाद 5वें मानवीय मूल्य आशा की इस प्रथम कड़ी में आप सभी गणमान्य अतिथिगणों का, सभी शिक्षाविदों का, सभी जिज्ञासुओं का हृदय के अंतःस्थल से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, सानोभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हेमा फाउंडेशन भारतीय नैतिक मूल्यों को संपूर्ण राष्ट्र में ले जाने के लिए आरआर ग्लोबल की एक परोपकारी इकाई है। पिछले 5 वर्षों में देश के 19 राज्यों, 110 शहरों एवं हजारों शिक्षण संस्थाओं के लाखों छात्र छात्राओं के साथ नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए हम प्रयासरत हैं। हेमा फाउंडेशन के अंतर्गत हेम वर्चूज अ लर्निंग रेवोल्यूशन, जिसके माध्यम से आप सभी जुड़े हुए हैं, एक क्रांतिकारी वेब पोर्टल है और इस वेब पोर्टल की परिकल्पना का आधार ही सबके समक्ष नैतिक मूल्यों एवं शिक्षा का समग्र रूप प्रस्तुत करना था। 1 अगस्त को प्रारंभ हुए इस वेब पोर्टल ने इतने कम समय में ही संपूर्ण देश में अपना स्थान स्थापित कर लिया है। आप सभी के अपेक्षित सहयोग से अब तक हमारे साथ 2,08,170 स्टूडेंट, 3,471 टीचर्स एवं 2,738 स्कूल जुड़कर हेम वर्चूज की गतिविधियों में सहभागी हो रहे हैं। इससे पहले कि संस्कारों के महायज्ञ की इस महायात्रा को हम आगे बढ़ाएं, आज हम जूम वेबिनार में जिन गणमान्य अतिथियों एवं शिक्षाविदों की गौरवमयी उपस्थिति है, उन सभी से आपका परिचय करवाते हैं। सर्वप्रथम हमारे आज के वेबिनार के मुख्य अतिथि जी, दर्शन के पर्याय, ज्ञान की प्रतिमूर्ति, क्लासिकल इंडियन फिलॉसफी के पर्याय, प्राचीन न्याय और बुद्धिज्म जैसे गूढ़ विषय से दुनिया को परिचित करवाने वाले सावित्रीबाई फूले विश्वविद्यालय पुणे के मानद सहायक प्रोफेसर आदरणीय डॉक्टर प्रदीप प्रभाकर गोखले जी, आप श्री की गौरवमयी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं। वेलकम सर, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। हमारे जी सर, हमारे आज के वेबिनार की विशिष्ट अतिथि हैं शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले प्रसिद्ध स्कूल बाल भवन भोपाल के प्रिंसिपल, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एवं परामर्शदाता आदरणीय डॉक्टर राजेश शर्मा जी, आप श्री की उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं सर। वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। हमारे आज के वेबिनार की प्रमुख वक्ता कई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़ी हुई हमारे देश की ख्याति नाम मनोवैज्ञानिक एवं मनोचिकित्सक, कोच, टेडेक्स स्पीकर, फीलिंग माइंड्स की निदेशिका, हेमा फाउंडेशन की सलाहकार निदेशिका आदरणीय डॉक्टर चीनू अग्रवाल जी। वेलकम चीनू मैम। हम सभी के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शक हेमा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी आदरणीय श्री महेंद्र जी काबरा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं। समाज के विभिन्न क्षेत्रों के सेवा उपक्रमों में अपनी सेवाएं देने में सदा अग्रणी एक उत्कृष्ट सामाजिक संस्था इंडियन डेवलपमेंट फाउंडेशन IDF के CEO डॉक्टर नारायण AB अय्यर। वेलकम डॉक्टर नारायण। आदरणीय वृंदा मालसे जी, आप शिरडी की संजीवनी इंटरनेशनल स्कूल की डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक्स हैं। आपका CBSE, ICSE एवं महाराष्ट्र बोर्ड की प्रख्यात स्कूलों में 30 वर्षों से अधिक का प्रशासनिक अनुभव है। आपको दिसंबर 2019 ग्लोबल टीचर्स कॉन्फ्रेंस में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वेलकम वृंदा मैम, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। आदरणीय मोहम्मद अनीस सिद्दीकी जी, आप मलाड स्थित रोज मैरी इंग्लिश हाई स्कूल के चेयरमैन हैं। आप एक समाज सुधारक होने के साथ साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत
कई सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर भी कार्य कर रहे हैं। वेलकम सर। नमस्ते मैम। आदरणीय गुरदीप कौर जी, आप श्री हर्षद वालिया इंटरनेशनल स्कूल अंधेरी की प्रिंसिपल हैं। आपका सीबीएसई संबंधित पाठ्यक्रम डिजाइनिंग, उसका मूल्यांकन तथा परामर्श, साथ ही शिक्षकों के प्रोफेशनल डेवलपमेंट में 20 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। वेलकम मैम। वेलकम गुरदीप मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय निकिता जी कोठारी, आप अरुणोदय पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 20 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। आपने स्कूलों की स्थापना में, स्कूल पाठ्यक्रम डिजाइन में, छात्रों में नैतिक मूल्यों एवं संस्कृति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आदरणीय निकिता जी कोठारी। आदरणीय बिन्नी सिंह जी, आप टाइनी टोट्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स की संस्थापक निदेशिका हैं। पेशे से आप एक टेक्सटाइल डिजाइनर हैं, पर जब आपने देखा कि फैजाबाद में इंग्लिश मीडियम में आधुनिक और रचनात्मक शिक्षा की कोई सुविधा नहीं है, तब से आप शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित हो गई। 35 वर्षों के प्रगतिशील अनुभव के साथ आज आपके समूह के 5 स्कूल हैं। विभिन्न प्रशंसाओं एवं पुरस्कारों के साथ उत्तर प्रदेश द्वारा सबसे प्रतिष्ठित मलाला अवार्ड से आप सम्मानित हैं। वेलकम बिनी मैम। आदरणीय डॉक्टर नीलेश जोशी जी, आप लक्ष्मीबेन दयाभाई स्कूल सूरत के प्रिंसिपल हैं और आपका शिक्षा के क्षेत्र में 12 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। डॉक्टर नीलेश जोशी जी। आदरणीय जानवी अजोतिकर जी, आप पुणे की महेश विद्यालय की प्रिंसिपल हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 26 वर्षों से अधिक का अनुभव रहा है। आपको पुणे शहर शिक्षक लोकशाही अघाड़ी की ओर से सितंबर 2020 में गुणवंत आदर्श मुख्य अध्यापिका पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वेलकम मैम। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते मैम। आदरणीय श्री अखिल बाबाजी राव भोसले जी, आप SIES डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल हाई स्कूल घाटकोपर के प्रिंसिपल हैं। आप संपूर्ण महाराष्ट्र के इंग्लिश टीचर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आप NCERT बाल भारती पुणे एवं राज्य बोर्ड के संसाधन व्यक्ति भी रहे हैं। वेलकम सर। वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। आदरणीय श्रीमती बबली अग्रवाल जी, आप शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले सम्मानित स्कूल सेंट्रल एकेडमी झोटवाड़ा जयपुर की प्रिंसिपल हैं। वेलकम मैम। थैंक यू मैम। आदरणीय हिना लिम्बाचिया जी, आप मुंबई की गोरेगांव ईस्ट स्थित रॉयल एकेडमी स्कूल की प्रिंसिपल हैं। हिना लिम्बाचिया मैम। आदरणीय समीक्षा संतोष सालस्कर जी, आप मुंबई में गोरेगांवपुर में स्थित निवारा विद्यालय की प्रिंसिपल हैं। आदरणीय समीक्षा मैम। आदरणीय हुसैन शेख जी, आप मुंबई में मलाड स्थित होली स्टार इंग्लिश हाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं। आदरणीय हुसैन शेख जी। वीडियो ऑफ। आदरणीय शुभदा नायक जी, आप मुंबई स्थित प्रबोधन विद्या निकेतन की प्रिंसिपल हैं। आदरणीय शुभदा नायक जी। आदरणीय नूतन पंड्या जी, आप मुंबई के मलाड में स्थित SP नूतन विद्या मंदिर हाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं। नूतन पंड्या मैम। आदरणीय अंजलि फुटाने अय्यर जी, आप मलाड मुंबई स्थित दयानंद एंग्लो वैदिक पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं। अंजलि मैम। आदरणीय माला लोहानी जी, आप मुंबई में वसई स्थित किड्स किंगडम स्कूल की प्रिंसिपल हैं। माला लोहानी मैम। वेलकम मैम। आदरणीय गीता वर्मा जी, आप मुंबई में मलाड स्थित सेंट पॉल्स हाई स्कूल की प्राइमरी सेक्शन की हेड हैं। वेलकम गीता मैम। आदरणीय श्रीमती वरालक्ष्मी जी, आप हैदराबाद स्थित भारत स्काउट्स एंड गाइड्स मॉडल हाई स्कूल की कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। वरालक्ष्मी मैम।
आदरणीय श्रीमती प्रतिभा सापले जी, आप शिक्षा के क्षेत्र में अपनी 25 वर्षों की सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त हुई हैं। आप बिली मोरिया हाई स्कूल पंचगनी एवं किला पार्डी में गुजरात वल्लभ आश्रम की MCM कोठारी इंटरनेशनल गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल की प्रिंसिपल रही हैं। वेलकम मैम। वेलकम प्रतिभा मैम। आदरणीय हालिमा फनीबन जी, आप मुंबई में ट्रॉम्बे पब्लिक हाई स्कूल की हेडमिस्ट्रेस हैं और आपका शिक्षा के क्षेत्र में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव रहा है। वेलकम हालिमा मैम। आदरणीय डॉक्टर सुशील जोशी जी, आप शिवाजी शिक्षण संस्थान सेकेंडरी इंग्लिश मीडियम स्कूल घाटकोपर मुंबई के हेडमास्टर हैं और आपने इफेक्टिव ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स एवं स्ट्रेटेजी फॉर लर्निंग मैथ्स पर अन्य कई विषयों पर भी आपने अनुसंधान किया है। वेलकम सर। वेलकम डॉक्टर सुशील सर। आदरणीय श्री नियामत पटेल जी, आप IDF सोलापुर के सोशल एम्बेसडर हैं। आप उमर फाउंडेशन सोलापुर के सदस्य हैं, साथ ही आप एक समाज सेवक और एंटरप्रेन्योर हैं। श्री नियामत पटेल जी। आदरणीय डॉक्टर अंकुश सावंत जी, आपका शिक्षा के क्षेत्र में 30 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। आप जवाहर नवोदय विद्यालय सोलापुर महाराष्ट्र के प्रिंसिपल एवं काउंसलर हैं। आप शिक्षकों को मैथ्स ट्रेनिंग हेतु रिसोर्स पर्सन हैं और आपका 30 वर्षों का समृद्ध अनुभव रहा है। वेलकम सर। वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। आदरणीय श्रीमती कविता सिंह जी, एक उत्कृष्ट शिक्षाविद होने के साथ केशव षष्ठी मुंबई अंतर्गत राम रत्ना विद्या मंदिर स्कूल की आप प्रिंसिपल हैं। वेलकम कविता दीदी। आदरणीय ग्लोरिया अलमाओ जी, आप सेंट अलोयसियस हाई स्कूल पणजी गोवा की प्रिंसिपल हैं। ग्लोरिया मैम। जाने माने वेलकम मैम। वेलकम ग्लोरिया मैम। जाने माने शिक्षाविद एवं शोधकर्ता हिमा फाउंडेशन के एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर नागपाल सिंह। नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। नमस्कार। जानी मानी उत्कृष्ट शिक्षाविद हिमा फाउंडेशन की एसोसिएट एकेडमिक डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर विजयम रवि मैम और मेरी प्यारी अम्मा। नमस्ते। हेम वर्च्यूज अ लर्निंग रेवोल्यूशन में वेदों के गुणतम ज्ञान को सरलतम एवं वैज्ञानिक विधि से समझाने वाले वेदों के परम ज्ञानी वेदाचार्य आचार्य श्री बालकृष्ण दवे जी। हिमा फाउंडेशन के एसोसिएट डायरेक्टर एवं अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड के क्रिएटर आदरणीय श्री राजीव भार्गव जी। हिमा फाउंडेशन की एसोसिएट डायरेक्टर एवं क्लोन फ्यूचरा की CEO विदुषी डागा। हिमा फाउंडेशन की एसोसिएट डायरेक्टर श्रीमती हेतल देसाई और अंत में मैं स्वयं अनीता सुशील महेश्वरी, हिमा फाउंडेशन की ट्रस्ट एवं क्रिएटिव डायरेक्टर। तो ये थे हमारे आज के वेबिनार के गणमान्य अतिथिगण और अब बात करते हैं हम आज के वेबिनार की। मानवीय मूल्यों को समर्पित संस्कारों की इस महायात्रा में आज का हमारा विषय है लिविंग विथ होप, यानी आशाओं के साथ जीना, यानी आशावादी होना, आनंदित हृदय, प्रफुल्लित मन। कहते हैं हमारे विचारों से, हमारे आशावादी दृष्टिकोण से हमारे भविष्य का निर्माण होता है। जहां आशा है, उत्साह है, वही सफलता है। आशा जीवन में संजीवनी शक्ति का संचार करती है। आशा को लेकर जीवन जीने में सफलता और आनंद दोनों प्राप्त होते हैं। लेकिन एक विशेष एवं महत्वपूर्ण बात कि आप आशावादी तो बने, लेकिन यथार्थवाद एवं कर्मठता की जमीन पर खड़े होकर। अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिकों की रिसर्च स्टडी कहती है कि आप किसी भी घटना को आशावादी दृष्टिकोण यानी पॉजिटिव एंगल से सोचना शुरू कर दे तो आपकी उम्र भी बढ़ सकती है। जोनास साल्क कहते हैं कि आशा सपने में, कल्पना में और उन लोगों के साहस में है जो सपने को वास्तविकता बनाने की हिम्मत करते हैं।
कहते हैं कि एक अच्छा शिक्षक आशा को प्रेरित कर सकता है, और हमारे बीच देश की ख्याति नाम मनोवैज्ञानिक एवं मनोचिकित्सक आदरणीय डॉक्टर चीनू जी अग्रवाल उपस्थित है, जो हम सबकी आशाओं को प्रेरित कर सकती है, हमारी कल्पनाओं को प्रज्वलित कर सकती है। आप श्री को मैं आमंत्रित करती हूं इस कविता के साथ कि सकारात्मक सोच, आशा, उत्साह और उल्लास लिए जीतेंगे हम हर बाजी, हर हारी हुई बाजी, मन में यह विश्वास लिए। ऊहापोह, अटकले, उलझने, अवसादों का कर अवसान, हो बाधाएं कितनी ही पथ में, चेहरे पर बस हो मुस्कान। अंतर मन में भरी हो ऊर्जा, नई शक्ति का हो संचार। डटकर चुनौतियों से लड़कर जीतेंगे हम सारा संसार। ले संकल्प सृजन का मन में, उम्मीदों से हो भरपूर, धुन के पक्के उस राही से, मंजिल है फिर कितनी दूर। जगे ज्ञान और प्रेम धरा पर, गूंजे कुछ ऐसा संदेश, नई चेतना से जागृत हो और आशा से करे नव जीवन प्रवेश। वेलकम करती हूं मैं आपका चीनू मैम, आमंत्रित करती हूं मैं आपको आज के लिए। Arvind Bhaiya, can you make Dr. Chinu Agarwal co-host? Dr. Chinu? Kindly check whether I'm audible. Yes, very much. Very clear चीनू मैम, very clear. Thank you so much, Anita ji, for your beautiful and insightful words as always. And I could see that you referred to some researches on hope, which was fantastic. And आशाएं जो मूवी है हमारी हेमा फाउंडेशन की, इतनी सुंदर मूवी बनी है। वो मूवी अपने आप में होप के बारे में सब कुछ बताने के लिए पर्याप्त है, पर आज के वेबिनार में हम उस मूवी के आसपास अराउंड साइंटिफिक रिसर्चेस क्या है उसी की चर्चा करना चाहते थे। और अनीता जी ने 2 रिसर्चेस कोट करके मेरा काम बहुत सरल बनाया। आशा या होप हम सब रोज सुनते हैं। एक लाइन अगर कोई हम किसी डिफ़िकल्टी में हो, जैसे अनीता जी अपने पोयम में बाधाओं का जिक्र कर रही थी, जब कोई बाधाएं जीवन में आ जाती हैं, कोई डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं, परेशानियों से हम घिर जाते हैं। जैसे ये पैंडेमिक का समय एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड समय था, सबके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें ले आया। ऐसे में अगर कोई हमसे एक सेंटेंस कह दे, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, अचानक से एकदम से हृदय को सांत्वना मिल जाती है। अगर हम होप इस वर्ड को स्टडी करें, इसकी इटिमियोलॉजी देखें, इसके रूट्स देखें, तो मुझे एक ग्रीक वर्ड से इसका ओरिजिन मिला, जिसका मतलब था कर्व या बेंड, जहां पर हम नई दिशा ले लेते हैं, सोच की नई दिशा, कल्पना की नई दिशा, इमेजिनेशन की नई दिशा, और हम ये डिज़ायर करने लगते हैं, ये विश करने लगते हैं कि आगे आने वाला समय अच्छा होगा, बेहतर होगा। वैसे तो आशा पर, होप पर बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, अच्छी अच्छी मूवीज़ हैं, बहुत सारी नॉवेल्स हैं, इंस्पायरिंग कोट्स हैं, लोगों ने इसके ऊपर बहुत कुछ कहा है। पर एक बहुत ही पुराना गाना मेरे हृदय को हमेशा आशान्वित करता रहा, और मैंने उसकी एक छोटी सी क्लिप आप लोगों को रिमाइंड करने के लिए आज के प्रोग्राम में इंक्लूड की कि मैं वहाँ से आज का प्रोग्राम शुरुआत करूँगी। उसका प्रिंट बहुत ख़राब है, मैं चाहती तो एक ऑडियो ले सकती थी या उसका किसी का गाया हुआ गाना ले सकती थी, पर एक ख़ास कारण की वजह से मैं वो ही दिखाना चाहती हूँ। देखिए तो ज़रा आप देख पाएँ अगर उसको, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ।
जी जी विदुषी जी दिखाइए। वो सुबह कभी तो आएगी। ये गाना आशा को डिफाइन करता है, होप को डिफाइन करता है। और वो खास वजह जिसकी वजह से मैं ये दिखाना चाहती थी वो ये था, गाने की 3-4 लाइन पूरी होते होते जो सिसक सिसक के रो रही थी हीरोइन, वो शांत हो गई। उसका मन, व्यथित मन, जो बहुत परेशान मन था, वो धीरे धीरे संभलने लगा और उसने भी उस आशा के गीत में गुनगुनाना शुरू कर दिया, वो सुबह कभी तो आएगी। आज का हमें नहीं पता, पर कभी तो आएगी। कल मैं वृंदावन गई, बहुत दिनों बाद बिहारी जी का मंदिर खुल गया है, पट खुल गए हैं और सारे भक्तों के मन में बहुत लालसा है कि फिर से हम अपने ठाकुर जी के दर्शन करें। रमन रेती में गई गुरुजी स्वामी शरणानंद जी के दर्शन करने के लिए, तो उनसे मैंने अपने भैया गिरीश भैया का एक मैसेज उनको बताया कि गुरुजी वो आपका रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी का जो नाटक है वो तैयार कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला पर ये सब खत्म तो हो, ये कोरोना जाए तो सही, तभी तो कोई आयोजन हो पाए। मैंने कहा गुरुजी आशा तो यही है कि होली तक सब नील हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इतने महान वो महाराज जी मुझे देखकर मुस्कुराए और बोले तेरे मुंह में घी शक्कर। ये आशा हमें जिंदा रखती है। हम लोग कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर उम्मीद छोड़ देंगे तो होपलेसनेस हो जाएगी, और इसीलिए कहते हैं होप, आशा हमें ट्राई करते रहने के लिए प्रेरित करती है। हमें कहती है कि कुछ ना कुछ होगा, चलो कोशिश तो करते हैं। तो होप इज ऑलवेज लिंक्ड टू ट्राइंग, और होपलेसनेस, निराशा इज लिंक्ड टू गिविंग अप। हम छोड़ देते हैं, प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि कुछ होना तो है नहीं हमारे प्रयासों से। ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनके बारे में हम थोड़ा सा आगे चल के और बात करेंगे बहुत। पर होप के बारे में सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है? इट इज़ फाउंड इन द डार्केस्ट ऑफ प्लेसेस। जब सब पूरी तरह से ख़त्म सा लगने लगे, उस वक्त ये आशा की किरण अगर जग जाए किसी के मन में, दीप सी प्रज्वलित हो जाए, तो सब कुछ वापस आ सकता है। मेरे जीवन में बहुत बड़ी एक घटना हुई जब मैं बहुत छोटी थी, 3-4 साल की थी। उस वक्त हमारा जो ट्रेडिशनल, जो हमारा परिवार का पारिवारिक जो व्यापार था, वो एक दिन में तहस नहस हो गया था, सब कुछ ख़त्म हो गया था। मैं बहुत छोटी, मुझे पता नहीं कुछ सोचना भी आता था कि नहीं, पर मुझे एक सीन याद है। उस सीन में 3 लेडीज़ थी और 3 जेंट्स थे। 3 लेडीज़ थी मेरी दादी, मेरी माता, मेरी मम्मी और मेरी चाची, और 3 जेंट्स थे मेरे दादाजी, मेरे पापा और मेरे अंकल। जो तीनों लेडीज़ थी, मुझे याद है वो रो नहीं रही थी। वो बड़े दृढ़ मन से अपनी ज्वेलरी अलमारियों में से निकाल निकाल कर रुमालों में डाल डाल के और दे रही थी, और तीनों जेंट्स रो रहे थे। वो सीन मेरे मानस पटल पर बहुत बड़ा प्रभाव कर गया। मुझे आज तक बार बार वो सीन याद आता है।
पर उसके बाद जब भी हम अपने पापा से बात करते थे, उन्होंने इतने बड़े इंडस्ट्री के मालिक होने के बाद 300-400 रुपए की नौकरी करी, ऐसा ऐसा समय देखा, पर हमेशा एक बात कहते थे, बेटा 1985 तक सब ठीक हो जाएगा, 1990 तक सब एकदम ठीक हो जाएगा, 1995 तक एकदम ठीक हो जाएगा। और वो संघर्ष का समय इसी आशा में बीतता गया कि हाँ अब सब ठीक हो जाएगा, अब सब ठीक हो जाएगा, अगले साल तक सब ठीक हो जाएगा, अगले साल तक सब ठीक हो जाएगा। ये आशा हमारे मनों में जगती रही, प्रज्वलित होती रही और हम आगे बढ़ते रहे। कोरोना के इस पैंडेमिक में जब अप्रैल का महीना था और डर ने हम सबको घेर लिया था, हम बहुत भयभीत हो गए थे, लॉकडाउन हो गया था, हम घरों के अंदर बंद थे, हमें समझ नहीं आ रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा। तरह तरह की पोस्ट रोज़ सुबह से शाम व्हाट्सएप पर आती थी, फेसबुक पर आती थी, पूरा सोशल मीडिया जो था वो इसी से घिरा रहता था। उस वक्त मैंने एक सिंपल सी पोस्ट फेसबुक पे डाली थी, सब ठीक हो जाएगा। उस पोस्ट पर इतने ही लोगों ने लाइक किया और कमेंट किया, केवल सिंपल वर्ड सब ठीक हो जाएगा। और आप देख रहे हैं धीरे धीरे सब ठीक हो भी रहा है, सब ठीक हो जाएगा। विदुषी जी दिखाइए जरा, एक छोटी सी पोयम मुझे बहुत सुंदर लगती है। आप लोग सुनिए, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। नेक्स्ट चलाइए, स्लाइड्स चलाइए। हाँ, ये देखिए जरा, उसको देखने से पहले एक अवार्ड विनिंग पिक्चर है, इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग पिक्चर। मैंने बोला ना कि आशा अंधेरे से अंधेरी जगह में हमें मिलती है। देखिए तो जरा, एक छोटी सी बच्ची जिसको शायद ही कभी खाना मिलता हो, जब उसे खाना मिला और फोटोग्राफर उसकी फोटो लेने लगा तो उसने अपने प्लेट में से खाना फोटोग्राफर को ऑफर किया। विक्टर फ्रैंकल ये बात अपनी किताब में लिखते हैं कि वर्स्ट से वर्स्ट परिस्थितियों में जब हम जूइश होलोकॉस्ट में थे, जो जर्मनी के बहुत ही खराब दिन थे, जहाँ पर हिटलर ने जूस को पकड़ पकड़ कर और कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया था, उस वक्त जब कुछ भी जीवन अगले मोमेंट का भी पता नहीं था, प्रताड़नाएं हम सहन कर रहे थे, उस वक्त भी मैं देखता था कि कुछ लोग जब कॉरिडोर से जाते हैं तो एक दूसरे का कंधा प्रेस कर देते थे और कहते थे फिक्र मत करो, एक दिन हम बाहर निकलेंगे, सब ठीक होगा। ये आशा मैंने फेसबुक पे पोस्ट की थी। नेक्स्ट देखिए जरा ये पोयम। वक्त है बीत जाएगा, आज बुरा है कल अच्छा भी आएगा। क्या हुआ अगर परेशानियां हैं, थोड़ा वक्त लगेगा सब ठीक हो जाएगा। वक्त लगता है घाव भरते भरते, वक्त लगता है कोशिशें करते करते। वक्त लगता है घाव भरते भरते, वक्त लगता है कोशिशें करते करते। मगर वक्त जब बीतेगा तू बेपनाह मुस्कुराएगा, थोड़ा वक्त लगेगा सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट वक्त है। तो ये जो सब ठीक हो जाएगा, क्या ये केवल एक विजुअल थिंकिंग भर है? विदुषी जी स्क्रीन शेयरिंग जरा स्टॉप कीजिए थोड़ी देर के लिए। क्या ये केवल एक ऐसी चीज है जिसको हम मन में सोचते हैं? एक ओपिनियन पोल करके देखते हैं जरा। फर्स्ट वाला ओपिनियन पोल कीजिए। क्या होप एक भावना है? तो आप सभी के सामने एक स्क्रीन आया होगा, उसमें आपको लिखना है
कोई भी एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है. होप इज एन इमोशन. आपके हिसाब से ट्रू है या फॉल्स है. जल्दी जल्दी एक बटन दबाएं. ओके, सो आई एम जस्ट शेयरिंग द रिजल्ट्स विथ यू. 92% of our participants have said yes, hope is an emotion. आप वैसे कह सकते हैं कि होप एक भावना है, क्योंकि ये हमारी आगे के प्रति जो पॉजिटिव इमोशन है उसी को उसका ही प्रतीक है. सो होप इज एन इमोशन. But more than an emotion, hope is also an attitude that can be cultivated. And so, hope को क्या सीखा जा सकता है? Can hopefulness be learned? This is a question which psychological researchers wanted to answer. और पॉजिटिव साइकोलॉजी के जनक मार्टिन सेलिगमैन लर्न्ड हेल्पलेसनेस पर काम कर रहे थे. लर्न्ड हेल्पलेसनेस एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग रिसर्च है, जिसमें हम ये देखते हैं. इसका एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाती हूँ. तो बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, आप सबको पता होगा कि हाथी जो है उसको एक बहुत ही पतली रस्सी से बांधा जाता है. चेन वेन से बांधने की हाथी को जरूरत नहीं पड़ती. तो ये जो हाथी है, इतना महाकाय विशाल हाथी, माइटी एलिफेंट, ये उस पतली सी रस्सी को तोड़कर जाता नहीं कहीं. बड़े आश्चर्य की बात है. ये आश्चर्य की बात इसलिए है क्योंकि जो महावत होता है हाथी को पालने वाला, जब हाथी छोटा सा बच्चा होता है उस वक्त उसको उस पतली रस्सी से बांधता है, और जब वो उसको तोड़ने की कोशिश करता है तो उसको मारता है. तो हाथी जो है कभी उस पतली रस्सी को नहीं तोड़ता. और बड़ा होने के बाद अब जब उसमें इतनी शक्ति आ गई कि अब वो आसानी से इसको तोड़ सकता है और कोई महावत उसको नहीं मार सकता, वो खुद महावत को 1 मिनट में पटकी देकर गिरा सकता है, तब भी ये हाथी अब इस रस्सी को नहीं तोड़ता. इस फिनोमिना को कहते हैं लर्न्ड हेल्पलेसनेस. बहुत सारी चीजें हमने भी ऐसी ही सीख ली है जो अब हम कर सकते हैं, पर तब भी हम नहीं करते क्योंकि हमने ये हेल्पलेसनेस सीखी हुई है. अरे मुझसे तो होता ही नहीं, पता है मेरे तो बस का ही नहीं है, मैं तो जा ही नहीं सकती अकेले, मुझे तो कोई ना कोई साथ ज़रूर चाहिए. ये सब लर्न्ड हेल्पलेसनेस है, क्योंकि बचपन से किसी ने हमको अकेले भेजा नहीं, तो अब हमारी हिम्मत नहीं होती जाने की. कई बार कई लोग जब हमको वर्कशॉप्स में इंटरेक्शन होता है तो हम उनको माइक पकड़ाते हैं तो वो घबरा जाते हैं. तो उनसे जब पूछते हैं कि क्या हुआ, नहीं मैम कभी बोला ही नहीं, हमसे नहीं बोलना आएगा. कभी बोला नहीं, इसका क्या निकाल लिया मतलब कि बोलना आएगा ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है. तो उन्होंने इसका अपोजिट टर्म इजाद किया जिसको उन्होंने कहा लर्न्ड ऑप्टिमिज्म. उन्होंने बोला कि हम आशावादी होना सीख सकते हैं. मेरा दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से सेकंड ओपिनियन पोल में है, उसके बाद हम इसके बारे में और बात करेंगे. विदुषी जी. Hopefulness is linked with happiness. Is it true or false? So you have 5 seconds more. All right. I will just share the results right away. 89% participants are saying that hopefulness is linked with happiness. Exactly. It is linked with happiness. That's what research says. और इसका जो opposite है hopelessness या निराशा, it is one of the 10 prominent symptoms of depression, clinical depression, diagnosable depression. And so happiness is linked with hopefulness.
जो आशावादी लोग होंगे वो ज़्यादा निश्चिंत होंगे, ज़्यादा खुश होंगे। लर्न्ड ऑप्टिमिज्म में मार्टिन सेलिगमैन यही बताते हैं कि जब कोई मुद्दा आपके सामने आ जाता है, जब कोई मसला आ जाता है, जब कोई डिफिकल्टी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो जो निराशावादी लोग हैं वो कैसे सोचते हैं और जो आशावादी लोग हैं वो कैसे सोचते हैं। आशावादी लोग, मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ, 1 मिनट अपना व्हाइट बोर्ड, और मैं आपको बताती हूँ। देखिए, निराशावादी लोग सोचते हैं परमानेंट, ये कभी भी नहीं जाएगी, खत्म ही नहीं होगी। और क्या सोचते हैं, दिस प्रॉब्लम इज परवेजिव, मतलब ये सब तरफ है। और तीसरा क्या सोचते हैं, इट इज पर्सनल। तो ये 3 पीस हो गए। 3 तरह का एरर ये लोग कर रहे हैं अपनी सोच में। और आशावादी लोग इसका एग्जैक्ट अपोजिट सोचते हैं। हम एक कोरोना को एग्जाम्पल लेते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा इससे चिंतित हो गए, उन्होंने क्या सोचा, इट इज परमानेंट, इट विल नेवर गो अवे, इट इज परवेजिव, इट इज गोइंग टू अफेक्ट एवरीवन इक्वली। और पर्सनल कैसे हुए इस प्रॉब्लम को लेकर, कि हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे, हमारे फैमिली खत्म हो जाएगी, हमारा काम खत्म हो जाएगा। जबकि ऐसा है क्या? इसका अपोजिट आशावादी लोगों ने क्या सोचा, प्रॉब्लम तो है, आ तो गई है, पर कैसी है, टेम्पररी। Eventually we will find a vaccine, or we will find a proper treatment, or the virus will lose its virulence, but it will get better. और क्या सोचा आशावादी लोगों ने, कि ये सब तरफ एक जैसा नहीं है। कुछ लोगों को घर में कोरोना होने के बाद भी बाकी सदस्यों को नहीं हुआ, जबकि इतना हाईली कंटेजियस है। कुछ लोगों को जो बूढ़े थे वो भी आराम से रिकवर हो गए। इसका रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे बहुत ज़्यादा अच्छा है। कोई कॉम्प्लिकेशंस होने पर ही ये डेंजरस है, अदरवाइज इट कैन बी क्योर्ड विथ सिंपल मेडिसिन्स। तो उनको पता चला इट इज़ नॉट ऑल परवेसिव, उन्होंने ये सोचा। और ये कोई पर्सनल चीज़ नहीं है, सिर्फ मुझे खराब करने के लिए या बर्बाद करने के लिए नहीं आई, या मेरे किसी पाप की वजह से मुझे नहीं हुई। ये तो एक जनरल पैंडेमिक है जो पूरा विश्व जिससे ग्रसित हुआ, और ये एक्सीडेंटली जिसको भी होगी, हमारे हाथ में केवल प्रिकॉशन लेना है। ठीक है, तो देखिए मार्टिन सेलिगमैन ने हमें बता दिया कि लर्न्ड ऑप्टिमिज्म क्या है। इट इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम पेसिमिज्म। बट माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू आस्क यू, इज होप एंड ऑप्टिमिज्म द सेम थिंग, और इज देयर सम डिफरेंस इन दिस? अगर डिफरेंस होगा तो मुझे बताना पड़ेगा, नहीं होगा तो फिर मैं नहीं बताऊंगी। देखते हैं आप लोग क्या सोचते हैं। Right. So the opinion poll is hope and optimism the same thing? Please click on true or false. And 5, 4, 3, 2, and polling. So Dr. Chinu Agarwal, 72% of our audiences say that it is true, and the rest 28% say it's false.
My dear friends, yes, hopefulness is actually being optimist. So having a mindset of optimism or having a mindset of hope are almost the same things. There is no difference between these two terms. So no need of getting confused. Now, one more interesting thing that will help us to cultivate hope. क्योंकि हमारा जो चर्चा है वेबिनार में वो केवल ये नहीं है कि होप क्या है, वो ये है कि वर्स्ट से वर्स्ट परिस्थितियों में हम होपफुल कैसे बने रह सकते हैं। क्योंकि जब हम उम्मीद का दामन छोड़ देते हैं और निराशा हमें घेरने लगती है तो हम अवसाद के करीब जाने लगते हैं, डिप्रेशन के करीब जाने लगते हैं, जो जानलेवा भी हो सकता है। तो इसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को मैं बताती हूँ। देखिए, होप जो है, इट इज ऑल अबाउट फ्यूचर। और फ्यूचर के बारे में क्या, फ्यूचर के बारे में कोई सर्टेनिटी तो हमको है नहीं। तो ये है फ्यूचर के बारे में हमारी कल्पना या इमेजिनेशन। भविष्य का हमको कुछ नहीं पता, हम केवल उसके बारे में कल्पना कर सकते हैं कि आने वाला भविष्य कैसा होगा, आने वाला समय कैसा होगा, आने वाला दिन कैसा होगा। बहुत सारे हमारी प्रिंसिपल्स, टीचर्स यहाँ पर जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप लोग बताओ, रात को छोले भिगोते हो कि नहीं सुबह बनाने के लिए? हमको तो पता ही नहीं है सुबह होगी नहीं होगी, कुछ तो पता नहीं है। क्या पता रात को ही भूकंप आ जाए, कोई बालकनी फट जाए, पर तब भी हम तो भिगो के रख देते हैं। अगर हो गई तब कैसे भिगोएंगे? तब तो टाइम पे भीगेंगे नहीं। इस आशा को हर मोमेंट हम जी रहे हैं। अगर ये ना करें तो हम तो फ्यूचर के बारे में कोई प्लानिंग कर ही नहीं पाएंगे, कोई इमेजिनेशन कर ही नहीं पाएंगे। तो क्या इस फ्यूचर की इमेजिनेशन की चॉइस हमारे पास है? कैन वी चूज what are we going to imagine about the future? अगर ये हमको पक्का पता चल जाए कि we can actually imagine what we want, it is our choice, तो बताओ हम इस imagination को कैसा रखेंगे? Will we keep it constructive, positive, or would we like to keep it negative? तो पहले ये समझ में आ गया कि होप इज अबाउट फ्यूचर, इट इज अबाउट इमेजिनिंग द फ्यूचर, एंड वी हैव अ चॉइस, इट इज इन आवर कंट्रोल। सो लेट अस सी, होप होने का और नहीं होने का क्या फर्क पड़ेगा हमारी इमेजिनेशन पर। विथुषी जी देखें जरा स्लाइड्स आगे की। So future is all about imagination and we have a choice. बीच में एक हमारे हाथ में भी कुछ है। नेक्स्ट, अब ये जो इमेजिनेशन है ये ऐसी भी हो सकती है। कैसी? व्हाट इफ इमेजिनेशन। एक मिनट स्क्रीन शेयरिंग बंद कीजिए। व्हाट इफ इमेजिनेशन, व्हाट इफ इमेजिनेशन मतलब अगर ऐसा हो गया तो, अगर ये हो गया तो, वो हो गया तो, अगर वो मुझसे मिलने आया ही नहीं तो, अगर मेरी एग्जाम में कम मार्क्स आ गए तो, मुझे इंटरव्यू में जॉब नहीं मिली तो, अगर मेरी बीवी को पता चल गया तो। नहीं मतलब ऐसे काम ही क्यों करते हो कि ये डर लगे, पर फिर भी ये व्हाट इफ इमेजिनेशन है। ये जो व्हाट इफ इमेजिनेशन है, दिस लीड्स टू एंजाइटी। और एंजाइटी क्या करती है हमारे साथ?
आप सबको पता है, मैंने पिछले कुछ वेबिनार्स में उसका जिक्र किया है। देखें जरा विदुषी जी आगे की स्लाइड। नेक्स्ट, ये क्या करती है एंजाइटी? ये हमको बोलती रहती है एवरीथिंग विल एंड, सब कुछ खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, ये एक तरह की एक डूम्सडे प्रोफेसी है, प्रलय आ जाएगा। एज इफ हमारे दिमाग के अंदर एक पंडित जी बैठे हैं, एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं, जो हर वक्त हमको क्या कहते रहते हैं, क्या कल्पना करवाते रहते हैं कि प्रलय आने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है। एस्ट्रोलॉजर इन हेड प्रेडिक्ट्स डूम, उसका काम ही है, उसको अच्छी बात इमेजिन करना नहीं आता। तो वो क्या करता है, हम लोगों को डराता रहता है, और ये जो डर है ये क्रिएट करती है एंजाइटी। इसके ही कॉन्ट्रास्ट में अगर हम इस तरह से इमेजिन करें, नेक्स्ट स्लाइड में एक सेंटेंस मैंने लिखा है, देखिए जरा, अगर हम इस तरह से इमेजिन करें, देयर आर डिफिकल्टीज एंड ऑब्स्टैकल्स, मेरे राह में, मेरे रास्ते में बाधाएं हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं, पर फिर भी मुझे आशा है कि बहुत सारी चीजें वर्कआउट हो जाएंगी, कुछ न कुछ होगा, ठीक हो जाएगा। अगर हम पहली वाली इमेजिनेशन करें एंजाइटी वाली, और ये होपफुलनेस वाली करें, इन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा? अब हम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम ट्राई करने की सोचेंगे, अब हमारे अंदर एक आत्मविश्वास आएगा, ट्रस्ट आएगा अपने प्रति, खुद के एबिलिटीज के प्रति, और उनको लेकर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, हम क्या बनाएंगे, गोल्स बनाएंगे, अपने फ्यूचर के बारे में एक कंस्ट्रक्टिव विजन रखेंगे, ऑब्स्टेकल्स को भी दिमाग में रखेंगे। एंड सो माय डियर फ्रेंड्स, Vidushi, can we have the next opinion poll please? And then I'll come back to this slide. Yeah, sure. It is already there in front of the screen. Are there any tangible benefits of being hopeful? Dr. Chino, you will say it in Hindi once. क्या आशावादी होने के कुछ फायदे हैं? And Dr. Chino, 97% have said yes. बहुत फायदे हैं आशावादी होने के। हाँ बिल्कुल है। वो क्या फायदे हैं ये मैं नहीं बता रही, रिसर्च बता रही है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। नेक्स्ट प्लीज। तो देखो, पहले स्लाइड पे जाएं। तो जब हम आशावादी होंगे तभी तो भविष्य में गोल्स बनाएंगे अपने लिए, प्रोफेशनल और पर्सनल गोल्स। मैं पढ़ाई कंप्लीट करूंगा, फिर मैं उसके बाद में जॉब के लिए अप्लाई करूंगा, फिर जब मेरी जॉब लग जाएगी तब उसके बाद में जो है मैं शादी करूंगा, फिर मैं अपनी फैमिली बढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद में अगली प्रमोशन के लिए कोशिश करूंगा, फिर मैं कुछ सालों के बाद अपना बिजनेस डालूंगा। ये सब क्या है? वी आर लुकिंग एट गोल्स। इसके साथ साथ ही हमारे मन में ये भी पक्की बात है कि जीवन में बाधाएं आएंगी, ऑब्स्टैकल्स आएंगे, और उसके लिए आशावादी लोग क्या करते हैं? प्लान बी तैयार करते हैं। तो डॉक्टर चीनू का लैपटॉप हमेशा नाटक करता है। वैसे पूरा टाइम बिल्कुल सही चलेगा, पर कोई भी प्रोग्राम हो उसके पहले वॉल्यूम का कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो भाई मेरा मोबाइल जिंदाबाद, प्लान बी हमेशा तैयार। और अगर आप प्लान बी तैयार नहीं रखेंगे तो क्या होगा? मेंटल स्ट्रेस और प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नहीं, हमको तो यही करना है और ये नहीं किया तो एवरीथिंग एंड्स। तो मुझे तो इतने % मार्क्स आने ही चाहिए, आने चाहिए, नहीं तो मैं पंखे से लटक जाऊंगा। मुझे तो इसी लड़के से शादी करनी है, और अगर नहीं इसने ना बोल दिया तो मैं पंखे से लटक जाऊंगा। मेरी तो इतनी फसल होनी ही होनी चाहिए, नहीं तो मैं कुएं में कूद जाऊंगा। तो जो निराशावादी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? प्लान बी नहीं रख रहे।
आपके सब कुछ चाहते हुए भी लाइफ इज फंडामेंटली अनसर्टन। जीवन आपके हिसाब से नहीं चलता, नहीं चलता, नहीं चलता। आपको जीवन के हिसाब से चलना पड़ता है। सिंपल सी बात है, पर अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो परेशान रहेंगे। मेरी एक बहुत ही पसंदीदा स्टोरी है, पता नहीं मैंने हिमा फाउंडेशन के वेबिनार में सुनाई है कि नहीं सुनाई कभी, पर मुझे जब भी मौका मिलता है मैं सुनाती ज़रूर हूँ ये कहानी। अगर आप लोगों ने सुनी भी हो तो भी एक बार दोबारा सुन लो। एक राजा रानी की कहानी है। एक राजा थे, बहुत ही सुंदर, पराक्रमी, न्यायप्रिय, अपनी प्रजा के लाडले, सबको बहुत अच्छे से रखने वाले, अपने पड़ोसी देशों से बड़े फ्रेंडली रिलेशंस रखने वाले, सबकी सहायता करने वाले एक आइडियल राजा। और उन आइडियल राजा की जो रानी थी वो भी ऐसी थी, बड़ी सुंदर, सुशील, सौम्य स्वभाव की, सबका ध्यान रखने वाली, महल का बहुत ध्यान रखने वाली, राजा से बड़ा आत्मिक प्रेम करने वाली, राजा का बहुत ध्यान रखने वाली, ऐसी इनकी जोड़ी थी। ऐसे राजा रानी दिन भर अपने कामों में लगे रहते थे। राजा अपने दरबार में जाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनका न्याय करते, शाम को आया करते थे वापस। और रानी भी महल का ध्यान रखवाती, अपना सब कुछ काम करती और फिर शाम को राजा के साथ समय बिताती। एक दिन राजा थके हारे आए तो रानी ने उनको शरबत पिलाने की सोची। तो वो शरबत ऐसे उन्होंने, एक गॉबलेट होता है ना कांच का, उसमें उन्होंने शरबत डाला, पर शरबत थोड़ा ज़्यादा डल गया। कभी कभी हो जाता है, हम लोग पानी डालते तो बिल्कुल रिम तक भर जाता है, ऐसे रिम तक वो शरबत भर गया। तो वो कारपेट पे छलके नहीं, इसलिए रानी बड़ी सावधानी से ऐसे ऐसे करके और राजा को वो शरबत का गिलास दे रही थी। पर जब ज़रूरत से ज़्यादा भी सावधानी हो जाती है तब भी गड़बड़ हो जाती है और वो ग्लास गिरी गया। और अब आप सोचिए क्या हुआ होगा। आप लोगों के मन में आएगा कि शरबत गिर गया होगा, राजा के कपड़े गंदे हो गए होंगे, गिलास टूट गया होगा, राजा ने रानी को डांट दिया होगा। पर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो जो ग्लास था वो ऐसा का ऐसा बिल्कुल सीधा जाके और कारपेट पे बैठ गया और एक बूंद भी शरबत उसमें से नहीं गिरा। जब बच्चों को सुनाती हूँ तो बच्चे तुरंत बोलते हैं, मैम ऐसे कैसे होता है, ऐसे नहीं होता। तो मैं उनको बोलती हूँ भैया कहानी है, कहानी में सब कुछ होता है। तो फिर चुप हो जाते हैं। जैसे ही ऐसा हुआ, राजा ने क्या करा, रानी को कहा तुम्हारे हाथ में जो भी कुछ आए वो लो और चलो। रानी एकदम से विस्मित हो गई, क्या हुआ क्या हुआ। तो बोले कुछ पूछो मत। रानी को उन्होंने, राजा ने उठाया गोद में और महल की खिड़की पे से कूद गए, एक घोड़ा लिया अस्तबल से, उस पे रानी को बिठाया और राज्य से बाहर निकल गए। अपने राज्य की सीमा से बाहर, दूसरे राज्य को क्रॉस करके, तीसरे को क्रॉस करके, एक जंगल दूसरा जंगल, जाते जा रहे फुल स्पीड से। रानी को कुछ नहीं समझ में आया। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 10 हफ्ते, महीना, साल बीतने लगे। राजा रानी के पास जो कुछ था, पहना हुआ, उड़ा हुआ, सब खत्म हो गया और वो बिल्कुल गरीब हो गए। अब क्या हुआ कि राजा बीमार हो गए। तो रानी को लगा अब तो हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, दवा के लिए भी पैसे नहीं है, तो अब हम क्या करें। तो रानी को तो कुछ और आता नहीं था, पर खाना बनाना आता था। तो उन्होंने सोचा कि मैं गांव में जाती हूँ और काम मांगती हूँ। तो एक जगह उनको काम मिल गया खाना बनाने का। हालांकि वो मालकिन बहुत ख़राब थी, उनको बहुत सताती थी, सुनाती थी, कैसा खाना बनाती है, बेकार है, ये है वो है, बहुत प्रताड़ित करती थी। पर फिर भी वो बेचारी सहन करती थी और काम करती थी। एक दिन
उनकी रसोई में कोफ्ते बने। तो रानी को याद आया कि राजा जी को कोफ्ते बहुत पसंद थे। तो उन्होंने सोचा चलो आज मैं 4 कोफ्ते इनसे मांग के ले जाती हूँ, राजा जी खुश हो जाएंगे, बड़ी खुशी से खाएंगे। पर उसकी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मालकिन का स्वभाव खराब था ना। तो उन्होंने सोचा चलो बिना पूछे ले जाती हूँ, 4 कोफ्ते की तो बात है। और उन्होंने 4 कोफ्ते, सूखे कोफ्ते उठाकर अपने पल्लू में बांध लिए। मन में तो बहुत उनको महसूस हुआ कि देखो कैसे दिन आ गए कि मुझे चुराने पड़ गए। कोफ्ते लेकर जाने लगी। रात थी अंधेरी, कहीं ठोकर लग गई, गिर गई। गिरी तो पल्लू में बंधे हुए कोफ्ते गिर गए मिट्टी में। अब तो आंखों में आंसू आ गए। बोली कि बताओ चोरी के कोफ्ते भी हमारी किस्मत में नहीं। फिर भी हिम्मत करी, झाड़ा उन कोफ्तों को, फिर से पल्लू में बांधा, इस बार टाइट बांधा, थोड़ा लेके आई और चेहरे पे मुस्कान लाकर बड़ी हिम्मत करके कोफ्ता निकालकर और राजा जी को दिया कि देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। बोले क्या लाई हूँ? देखो आपके मनपसंद के कोफ्ते। राजा जी ने हाथ में लिया वो कोफ्ता और जोर जोर से हंसने लगे। रानी डर गई, बोले क्या हुआ? बोले कोफ्ता नहीं है, ये घोड़े की लीद है जो तुम लाई हो। जहां वो कोफ्ते गिरे थे वो अस्तबल होगा, तो अंधेरे में उन्होंने कोफ्ते की जगह घोड़े की लीद उठाकर अपने पल्लू में बांधी। तो रानी रोने लगी, बोली कि इसमें हंसने की क्या बात है? आपको तो ये सोचना चाहिए कि हमारी क्या हालत हो गई। राजा बोले तुम क्यों चिंता करती हो, अब तो महल जाने का समय वापस आ गया। और राजा ने ये कहा ही था कि उनकी झोपड़ी में उनके सेनापति का प्रवेश हुआ और वो राजा रानी के चरणों में गिर के उनको प्रणाम करने लगे और बोले प्रभु आप कहाँ चले गए थे, हम कब से आपको ढूंढ रहे थे, चलिए वापस चलिए, महल वापस चलिए। रानी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब रानी वापस महल पहुंची तो रानी को पता चला कि जिस मोमेंट वो लोग बाहर निकले थे महल से, उसी वक्त उनके प्रधानमंत्री ने गद्दारी करके महल पे कब्जा करने की कोशिश की थी और अगर राजा रानी वहां होते तो उसी वक्त कत्ल कर दिए जाते। तो रानी ने राजा से पूछा एक बात बताइए, उस वक्त भी आपको पहले से कुछ पता चल गया और आज भी आपको पहले से ही पता चल गया, ऐसा कैसे हुआ? तो राजा ने कहा तुमको याद है वो शरबत का ग्लास जो कारपेट पे सीधा बैठ गया था और एक बूंद भी शरबत नहीं गिरा था? बोले हाँ, वो तो बड़ा आश्चर्य हुआ था। जब ऐसा हुआ तब मैं समझ गया कि अब अच्छा होने की लिमिट हो चुकी है, अब इसके बाद हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। और जब मेरे हाथ में घोड़े की लीद आ गई तब मैं समझ गया अब बुरा होने की लिमिट हो चुकी है, अब इसके बाद अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों ये वक्त है, ये जीवन है, अपनी चाल से चलता है। दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, रात आती है, रात के बाद दिन आता है। अच्छा समय उसके बाद खराब, खराब समय उसके बाद अच्छा। तो हम क्या कर सकते हैं? खराब समय में अच्छे समय की आशा करें और अच्छे समय में खराब समय के लिए तैयारी करें। दोनों समय अपने दिमाग में नहीं चढ़ने दें। दोस्तों, रिसर्चर्स यही रिसर्च करने की कोशिश कर रहे थे कि आशा से क्या कोई टेंजिबल बेनिफिट्स हमें हो सकते हैं मानसिक और शारीरिक तौर पर। विदुषी जी देखें जरा, आगे चलते हैं।
इसके पहले की स्लाइड। तो जब ये कल्पना है, इमेजिनेशन है और हमारी चॉइस है, तो हम क्या कर सकते हैं? अपने मन में उठने वाले निराशा के विचारों को रीअरेंज कर सकते हैं। ये सोचने के बजाय कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम ये सोच सकते हैं बुरा वक्त है, कठिन वक्त है, पर फिर भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सब कुछ खत्म हो जाए। कोशिश तो करूं, देखूं तो सही। और ये कहानी जो बता रही है, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लिखा है, देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। जो टनल है, उस जिस गुफा से ट्रेन गुजरती है, उसके आखिरी में हमको रोशनी मिलती है। पर जो बच्चा उस ट्रेन में बैठा होता है, वो अपनी माँ को चिपक जाता है और सोचता है, मम्मी अंधेरा हो गया, मुझे डर लग रहा है। तो मम्मी क्या बोलती है, नहीं बेटा, अभी थोड़ी देर बाद उजाला आ जाएगा। ये तो टनल है, ट्रेन एक टनल से जा रही है, गुफा से जा रही है, देखो अभी थोड़ी देर में उजाला आएगा। पर उस बच्चे को उस वक्त विश्वास नहीं होता, उसको लगता है मम्मी मेरा मन बहला रही है। पर वाकई में ऐसा होता है ना, टनल के बाद आता है ना उजाला। जीवन में जब कठिन परिस्थितियां आती हैं तो हमें लगता है कि ये कभी खत्म नहीं होंगी, पर होती हैं खत्म। आप देखो कैसे कैसे वायरसेस आए, कैसे कैसे बैक्टीरिया आए, पर धीरे धीरे हुए ना खत्म। चाहे वो H1N1 हो, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, चाहे वो डेंगू हो, उस वक्त जब आए तब बहुत भयावह लगे, और अब भी है, अब भी उससे मौतें भी होती हैं, बीमारियां भी होती है, पर फिर भी हम उनके साथ जीना सीखे कि नहीं सीखे? ये जो चीज़ है, ये आशा से ही संभव है। नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। और जब हम इसकी बजाय एंजाइटी करेंगे तो क्या करेंगे? एंजाइटी के 3 मुख्य लक्षण हैं। डिनायल, हम परिस्थितियों को स्वीकार ही नहीं करते। ग्रीफ में जब किसी की डेथ हो जाती है, जब हमारा कोई लॉस हो जाता है, तो हम पहले उसको स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर हम क्या करते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, डिस्पेयर। और फिर क्या करते हैं, पॉसिबिलिटीज को रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं कि अब तो कुछ होएगा ही नहीं, अब तो मेरा जीवन खत्म हो गया, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं कैसे जीऊंगी। इसके उलट जब हम होपफुल होते हैं तो क्या करते हैं, हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव रखते हैं चीज़ों के प्रति, पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचते हैं और अपने आप को एम्पावर करने की कोशिश करते हैं ऑब्स्टैकल्स को डील करने के लिए। ये फर्क है एंजाइटी में और होप में। नेक्स्ट, तो क्या आशा केवल एक विशफुल थिंकिंग है? नहीं। विलियम स्नाइडर एक रिसर्चर है जिन्होंने होप थियरी दी दुनिया को। उन्होंने बोला विशफुल थिंकिंग नहीं, ये आशा जो है ये हमें अपनी एजेंसीज एम्प्लॉय करने के लिए मोटिवेट करती है। एजेंसीज मतलब हमारी कार्य क्षमता। केवल सोचने से सब कुछ अच्छा नहीं होता, पहले हम सोचते हैं, विजुअलाइज करते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, फिर उसके लिए कार्य करते हैं, तब जाके ये आशा जो है ये सच्ची में मूर्त रूप लेती है, केवल सोचने से नहीं होता। 1-2 और स्लाइड्स हैं विदुषी, जरा दिखाइए। तो फिर एंजाइटी में क्या हुआ एग्जैक्टली? हमने जो इमेजिन किया, एंटिसिपेट किया, निगेटिव इवेंट्स को किया, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और होप में क्या किया, पॉजिटिव इवेंट्स को एंटिसिपेट किया, नहीं सब ठीक हो जाएगा, इसका क्योर मिल जाएगा, वैक्सीन आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पॉजिटिव सोचने की कोशिश करी। और इससे टैंजिबल बेनिफिट्स क्या हुए, इसकी लिस्ट देखिए, उनकी किताब से मैंने ली है, मार्टिन सेलिगमैन की। ऑप्टिमिस्ट अचीव मोर, दे हैव बेटर हेल्थ, दे लिव लॉन्गर। जैसा अनीता जी ने शुरुआत में ही हमको बताया कि उनकी उम्र भी लंबी होती है, और ये भी पाया गया कि उनके अंदर कैंसर का रेट भी बहुत कम है। और पेसिमिस्ट,
जल्दी से गिव अप कर देते हैं, बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, स्ट्रगल से परेशान हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो देखिए, आशा रहना, आशा रखना, आशावादी होना हमारे लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। विदुषी जी, मैं आखिरी एक क्लिप भी दिखाना चाहूँगी, 2 मिनट की जो है लास्ट में। सबसे पहले मैं इस वेबिनार को ख़त्म करूँगी आप लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर, और साथ में ये कहकर कि आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही सेफली दीपावली मनाएंगे, बहुत अच्छी तरह से इस पर्व को सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक, सुरक्षापूर्वक अपने घरों में रहकर, हो सकता है मिलना जुलना इस बार कम हो, शॉपिंग इस बार कम हो, पर पर्व का उल्लास कम नहीं होना चाहिए, उत्साह कम नहीं होना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और बहुत सारी आप लोगों के लिए प्रेयर्स करते हुए आपसे विदा लेती हूँ। और लास्ट में विदुषी जी, आपके पास है या मैं दिखाऊं? मैं दिखाऊं। अच्छा, एक गीत जो मेरा बहुत फेवरेट गीत है, आशाएं। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू सो मच चीनू जी। आपके लिए इतना ही कहूंगी कि आशाओं के आंगन में आप फूल नए खिलाते रहना और जीवन के गुंजन में आप गीत नए गुनगुनाते रहना, क्योंकि सरल तो कुछ भी आज नहीं है और सरल तो कुछ भी कल ना होगा। बस जीवन के गुंजन में आप गीत यूं ही गुनगुनाते रहना, क्योंकि तन के लिए जैसे जरूरी श्वास है, मन के लिए वैसे ही आशा और विश्वास है। थैंक यू सो मच चीनू जी। आगे बढ़ते हैं आज के वेबिनार में, और हेम वर्चूज अ लर्निंग रेवोल्यूशन में जिन बच्चों ने बड़ी ही रुचि एवं मनोयोग के साथ हमारे जो गतिविधियां, एक्टिविटीज चलती हैं, उसमें पार्टिसिपेट करके उनको कंप्लीट किया है, ऐसे ही कुछ जिज्ञासु बच्चों को हम प्रोत्साहित करने जा रहे हैं। और इन बच्चों को हम प्रोत्साहन हेतु पुस्तकें पुरस्कार स्वरूप देंगे। जिज्ञासु बच्चों के नाम इस प्रकार से है: सानवी कोकटा, माहेश्वरी पब्लिक स्कूल भिलवाड़ा, 8th स्टैंडर्ड। भूमिका शेट्टी, DY पाटिल यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मेसी, मुंबई, SY फार्मा। तीसरी बच्ची है अनुश्री प्रसाद, सेंट एलोयसिस हाई स्कूल, पणजी, गोवा, 9th स्टैंडर्ड। चौथी बच्ची है रिद्धि उपाध्याय, DY पाटिल यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मेसी, मुंबई, SY फार्मेसी। पांचवी बच्ची है मुस्कान सैनी, रामरत्ना विद्या मंदिर, भाईंदर थाना, मुंबई, 7th स्टैंडर्ड। और सबसे पहले मैं इनवाइट करती हूँ सानवी कोकटा को कि आपको हेम वर्चूज और लर्निंग रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करके कैसा लगा। प्लीज गिव योर फीडबैक। सानवी कोकटा। Hi Sanvi. Yes, am I audible? Yeah, very clear, Sanvi. So, may I start? Yes. Good evening. This is me, Sanvi Kokta from grade 8. My greetings to you all. Today, I feel very happy to be a part of Hem Virtues. This is really a very good social media platform from which we can learn and perform interesting activities with lots of knowledge and fun. I would like to tell one thing to all the students listening to me, that as I did the activities and even watched to the movies of Fearless Week 1 and 2, I enjoyed them a lot and even learned many things. Like by watching the movies, I learned how to overcome my fear, etc. So you all should also try the activities and even watch the movies. They are really very interesting
and helpful in overcoming our shortcomings. And also, I want to tell my experience about the activities of Fearless Week 1 and 2. I did many activities based on fearlessness. In those activities, I made videos, solved the Can puzzle, crosswords, made drawings, and many more. And I was really enjoying them, and I got to learn about many things from it. So, lastly, I would like to pass my gratitudes to Him Virtues for rewarding me and for also my school, Maheshwari Public School, for encouraging our children and everybody. So, thank you all for bearing with me. Have a nice time. थैंक यू सानवी। अब मैं इनवाइट करती हूँ मुस्कान सैनी को कि वो भी अपना पार्टिसिपेशन एक्सपीरियंस हम सबके साथ शेयर करे। मुस्कान सैनी। या मुस्कान बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। मुस्कान, Am I audible, दीदी? या यस, वेरी क्लियर मुस्कान। नमस्ते दीदी। नमस्ते। यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकविद और शिक्षक विदुषियों को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम मुस्कान सैनी है। कक्षा 7वीं से मैं जिस स्कूल में पढ़ती हूँ उसका नाम है राम रत्ना विद्या मंदिर। मैं खुश नसीब हूँ कि मैं राम रत्ना विद्या मंदिर में पढ़ रही हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हेमा फाउंडेशन का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। हमारे विद्यालय में वैल्यू एजुकेशन के लिए हेमा फाउंडेशन के द्वारा निर्मित बहुत सारी अच्छी कहानियां वीडियोस के माध्यम से दिखाई जाती हैं और ये वीडियो इतनी अच्छी हैं कि कितना भी देखो मन नहीं भरता। ऐसा लगता है कि बार बार देखो और सीखो। जिसमें अभय, जिज्ञासा, आशा आदि बहुत सारी अच्छी वीडियो हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। जिनसे एक वीडियो है अभय में मैंने सीखा कि किसी भी परिस्थिति से डरना नहीं चाहिए क्योंकि परिस्थितियां तो आती जाती ही रहती हैं। जैसे कि हमने देखा है कि बच्चे पूरी साल अच्छे से पढ़ते हैं लेकिन जब परीक्षा का समय आता है तो बहुत डर जाते हैं। इसमें डरना क्या है, जो पढ़ा है वही लिखना है। परीक्षा लिखने कोई दूसरा नहीं आएगा, आपको ही लिखना है, तो डरना क्यों। मुझे स्टेज पर आने से बहुत डर लगता था लेकिन अब नहीं लगता है। यह संदेश मैं सभी मित्र परिवार के सदस्यों, सगे संबंधी जितने हैं सभी को देती हूँ कि निर्भय रहो, प्रकृति से प्रेम करो, कुछ न कुछ सीखो, सीखने की जिज्ञासा रखो। मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरी और सबकी प्रिय राम रत्ना विद्या मंदिर की प्रधानाचार्य जी तथा शिक्षक शिक्षिकाओं के माध्यम से हेमा फाउंडेशन और हेम वर्च्यू जैसा प्लेटफॉर्म मिला है, जिसके माध्यम से मैं सभी को एक संदेश देना चाहूंगी कि सभी लोग इससे जुड़े रहें और सरल से सरल कहानियों और क्रियाकलापों के माध्यम से अपने जीवन की सही दिशा में ले जाकर सफल बनाएं। जिनमें अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप सभी का भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप सभी ने मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आने का तथा मेरे विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। धन्यवाद। थैंक यू मुस्कान। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ हेमा फाउंडेशन के एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर नागपाल सिंह को कि वे हमारे इन प्रतिभागी बच्चों को प्रोत्साहित करें। डॉक्टर नागपाल सिंह। नमस्कार। सबसे पहले तो डॉक्टर चीनू, थैंक यू वेरी मच फॉर एन एक्सीलेंट सेशन। और मैं शब्दों को थोड़ा रिवर्स कर देता हूँ। मैं इन बच्चों को क्या प्रोत्साहित करूं, ये बच्चों ने हम सबको इतना प्रोत्साहित कर दिया है। इतना एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना और इस तरह से उसको एक्सप्लेन करना, आज से 10-15 साल पहले भी ये इमेजिन करना पॉसिबल नहीं था कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर 7th स्टैंडर्ड का बच्चा, 8th स्टैंडर्ड का बच्चा इस तरह से अपनी बात को रखेगा, वैल्यूज को समझेगा। ये हेमा फाउंडेशन के हेम वर्च्यूज का कमाल है।
मैं इन दोनों बच्चियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और साथ में हेमा फाउंडेशन को भी अप्रिशिएट करता हूं कि वी आर रेवोल्यूशनाइजिंग द वैल्यूज एंड एकेडमिक्स। बहुत बहुत बधाइयां। नमस्कार। थैंक यू सो मच डॉक्टर नागपाल। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के वेबिनार के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर प्रदीप जी गोखले को। आप भारतीय एवं बुद्धिज्म दर्शन के प्रख्यात ज्ञाता हैं। आपने हिंदी, मराठी, अंग्रेजी भाषा में अनेक प्रसिद्ध पुस्तकों के लेखन का कार्य किया है। आपकी पुस्तकें क्लासिकल बुद्धिज्म, नियो बुद्धिज्म एंड 2 क्वेश्चंस ऑन कास्ट, योग सूत्र ऑफ पतंजलि विश्व प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। वर्तमान में आप एसपी विश्वविद्यालय पुणे के दर्शन शास्त्र विभाग द्वारा प्रकाशित 3 पत्रिकाएं भारतीय दर्शन शास्त्र परामर्श एवं परामर्श हिंदी के मुख्य संपादक हैं। आप पुणे विश्वविद्यालय में 31 वर्षों तक अपनी अविरत सेवाएं देने के बाद फिलॉसफी में प्रोफेसर पद से 2012 में सेवानिवृत्त हुए। 2018 में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हाशर तिब्बतियन स्टडीज सारनाथ वाराणसी से डॉक्टर BR अंबेडकर रिसर्च प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त हुए। आप श्री की गौरवी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं सर। एक और विशेष बात कि आपके द्वारा जो प्रकाशित पेपर्स और अंतरराष्ट्रीय पत्रों का सिर्फ अगर मैं यहाँ नाम लेने भी बैठूं तो यकीन मानिए कि समय कम पड़ जाएगा। तो बिना समय गवाए मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित करती हूँ कि कृपया हमें मार्गदर्शन दें। डॉक्टर प्रदीप जी गोखले। Namaste. At the outset, I express my thanks to the members of HEMA Foundation and particularly Dr. Chinu Agarwal for inviting me to share my views on a very important theme, namely living with hope. Dr. Agarwal has already given a lucid and detailed account of the theme, and I must say that I fully agree with whatever she has said. Actually, I have learned a lot from her speech. She has developed the theme mainly as a psychologist, and I am a student of philosophy, and I can express my thought in that capacity. Of course, what I am saying may be found to be too simple and obvious, or at times it may be thought to be problematic. In fact, the invitation to the webinar has provoked me to give a fresh thought to the theme about which I had not thought so pointedly before. I realized that the concept of hope is very important for the philosophy of life. When I used to think about Buddhist meditation, Vipassana meditation particularly, my whole focus was on living in the present. But while focusing on the present, many times we neglect the question of our relationship with past and future. While living in the present, can we get rid of past and future completely? And if we cannot, what is our relationship with the future? The concept of hope is very much relevant to the question of our relationship with future. We are concerned with the future at least in 2 ways. One is desire and second is imagination. Our desire is always about future, and very often we imagine various future possibilities, possible dangers, possible consequences, possible means to be employed for fulfilling desires. And desire and imagination are essential parts of our mental life. Now, what is hope? I think there are at least 2 desires. Without desire, no hope is possible. Imagine a person who is free from all desires. Such a person cannot have any hope also. The desire need not be a selfish desire. It can be an altruistic desire or even universalistic desire. Again, it need not be sensuous desire. It can be a mental type of desire also. For example,
may all beings be happy. Sarvetra sukhinas santu, sarve santu niramayaha. This is also a desire, but it is a universalistic desire and not egoistic desire. The second factor of hope is possibility. The possibility of the fulfillment of the desire. If we have a desire, but we think that it is impossible to fulfill the desire, then we will be frustrated. We will not have hope. Similarly, if we are unsure, uncertain, or if we have doubt whether the desire will be fulfilled, then also we have suspicion, but we have no hope. So it seems that three alternative attitudes towards future are possible. One is hope, where we think that the desired future is likely to come about. The other is frustration, where we think that the desired future is unlikely to come about. And the third is suspicion, where we are is likely or unlikely to come about. Generally speaking, we should welcome and develop hope. We should avoid frustration, and we should tolerate the state of uncertainty. But this is not so easy. Our mind often oscillates from hope to frustration and again from frustration to hope. In fact, this is a problem of life which perhaps all of us have to face. Why does this problem arise and how can it be overcome? One reason why the problem arises seems to be that our hopes are often not well-examined hopes. And because the hopes are not well-examined, there are more chances of their getting frustrated. How can the hope be examined? How can the hopes be examined? Roughly, I suppose we have to distinguish between true hopes and false hopes, rational hopes and blind hopes, and right hopes and wrong hopes. It is possible that our hopes are based on some false, fictitious presuppositions. If I entertain such hopes without examining them, the hopes are likely to be frustrated. If the hopes are examined rationally and are found to be plausible, they are more likely to be fulfilled and there are less chances of frustration. Is regarded as an important source of hopes. It is believed that belief in God, belief in rebirth, belief in other worlds, all these things give us hope in life, give us hope in the life of a person. And this is an important contribution of religion to our life. So, but such beliefs have many dogmatic manifestations. They are often entertained as blind beliefs. They are, and many times, many people suffer because of such blind beliefs. The concept of God, for example, is a source of hope. But how rational is the belief in God can be examined. My only point here is that one should be ready to examine one's presuppositions on which the hope is based. There can be moral issues concerning the problem of hope. For instance, a person guided by self-love, attachment, anger, and hatred will hope for the world in which his or her narrow intentions are fulfilled. But his or her hopes will clash with similar desires or hopes of others. This will lead to the life of tensions at individual and social level. On the other hand, a person who develops loving kindness and other moral sentiments is likely to generate harmony at individual and social level. In this sense, I think one has to examine one's hope from a moral point of view also. The topic on which Dr. Chinu Agarwal has spoken is not just hope, but the life of hope. Leading the life of hope implies development can be sustained for the whole life. The topic is very important, particularly in the period of Corona pandemic, in which
there are more don'ts than do's in our life. There are more negativities than positivities which are contaminating our life. I once again thank Hema Foundation for making me a part of this webinar, and I wish all the best for the activities of the foundation. Thank you. Thank you so much, sir, for your guidance. We are feeling honored and blessed, sir. और अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के वेबिनार के विशिष्ट अतिथि, अ टीचर बाय चॉइस, साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर बाय ट्रेनिंग एंड प्रिंसिपल बाय प्रोफेशन, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है, प्रसिद्ध स्कूल बाल भवन भोपाल के प्रिंसिपल आदरणीय डॉक्टर राजेश शर्मा जी। आप श्री ने अपनी मेहनत एवं योग्यता से अनेक उपलब्धियों एवं स्थानीय, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पुरस्कारों को प्राप्त किया है। सीबीएसई के लिए आप मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रख्यात है एवं मनोविज्ञान एवं शिक्षा गुणवत्ता में आपने अनेक सराहनीय कार्य किए हैं। आपके द्वारा प्राप्त सैकड़ों पुरस्कारों में मुख्यतः ग्लोबल गुरुज द्वारा 2019 में प्रिंसिपल ऑफ द ईयर अवार्ड, ब्रेनफील्ड मैगजीन द्वारा स्कूल एक्सीलेंस अवार्ड एवं रेक्स करमवीर प्रिंसिपल अवार्ड है। आपको 2004 में भारत सरकार द्वारा तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा कंप्यूटर लिटरेसी अवार्ड टू स्कूल भी मिला है। आप श्री की गौरवमयी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं सर, और आपको मार्गदर्शन हेतु आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर शर्मा। मेरे ख्याल में जब प्रदीप सर और चीनू मैम बोल चुके हैं और होप के ऊपर मुझे नहीं लगता कि मैं उसके ऊपर कुछ बोलना चाहूंगा। मैं केवल एक चीज कह सकता हूं कि होप ऐसी चीज है जिसने पूरी मानवता को यहां तक पहुंचाया है। हम चाहे वो धर्म की बात करें या समाज की बात करें या हम किसी भी क्षेत्र की बात करें, और एक छोटी सी एक लाइन है ना, नर हो न निराश करो मन को, कि हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी ऑल हैव टू हैव होप इन लाइफ। चाहे वो हम जितना भी मानव की प्रकृति में जो बदलाव आए, जो भी उत्थान हुए हैं, वो सारे के सारे केवल और केवल आशा के ऊपर रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो इससे ऐसा हो जाएगा, ये अच्छा होगा, और उस अच्छाई को ही आगे लेते हुए। और मैं यहाँ पर सोक्रेटिस की बात कहना चाहूंगा। सोक्रेटिस ने कहा था, होप इज ए अवेकन ड्रीम। जो हम जगते हुए सपना देख रहे हैं वो होप है। मेरे ख्याल में इतना ही मैं कहना चाहूंगा। एंड स्पेशली आई लर्नड ए ग्रेट, एंड स्पेशली लिसनिंग टू डॉक्टर चीनू, डॉक्टर प्रदीप, it is absolute mesmerizing thing to learn, and it has been a great honor. I really thank Hema Foundation for making me to attend webinar and giving this opportunity. Thank you so much, and please keep the good work going on. I am sure we are creating a lot of hope in society. Thank you once more. Thank you so much sir. और अब चलते हैं हम समापन की ओर, और मैं आमंत्रित करती हूँ हिमा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी आदरणीय श्री महेंद्र जी काबरा को कि वे वेबिनार में पधारे हुए सभी गणमान्य अतिथिगणों का, सभी शिक्षाविदों का एवं सभी जिज्ञासुओं का हृदय के अंतःस्थल से हार्दिक आभार व्यक्त करें। आदरणीय श्री महेंद्र जी काबरा। नमस्कार। लिविंग विद द होप, आशाओं के साथ जीवन जीना। हमने डॉक्टर चीनू जी को सुना, प्लान बी के साथ आशा के हर मोमेंट को हम जीते जा सकते हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रदीप जी गोखले जी, डॉक्टर राजेश शर्मा जी ने अत्यंत प्रेरणादायी उद्बोधन के साथ तो मार्गदर्शन दिया हमें, उसके लिए मैं उनका हृदयपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मेरे सारे बच्चों को जिन्होंने इस हेम वर्ष में पार्टिसिपेट किया, उन सबको भाई जी एक सेकंड, आप म्यूट हो गए हैं। हाँ। सभी गणमान्य अतिथि का जो यहाँ पर आज पधारे, अपना अमूल्य समय दिया, उन सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, और आप सभी को आमंत्रण देता हूँ, हेम वर्चू के साथ जुड़िए और मानव मूल्य की इस यात्रा को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। पुनश्च आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, आभार एवं सभी को मेरा प्रणाम।
9 जीवन मूल्यों को उद्देश्य बनाकर आरंभ की गई इस महायात्रा के क्रम में हमारी 5वीं कड़ी के द्वितीय पुष्प का विषय है पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ लर्निंग, जिसे आपको प्रयोगात्मक विधि से समझाएंगे देश के जाने माने शोधकर्ता एवं शिक्षाविद डॉक्टर नागपाल सिंह जी। अगले बुधवार 4 नवंबर समय ठीक 5 बजे से। और अब हम आज्ञा लेते हैं इसी मनोभाव के साथ कि भविष्य में भी आप सभी इसी प्रकार आप सभी का हमें अपेक्षित सहयोग मिलता रहेगा और हम आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें एवं सदैव सदैव मस्त रहें। धन्यवाद। शुभ संध्या। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अरविंद भैया।